क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जो खटास रही है, आतंकवाद को लेकर, कश्मीर को लेकर, उस सब के मद्देनज़र वाकई में कल की बातों को छोड़ना क्या संभव है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जिधर आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान खड़ा है, ये कहना कि बड़े आसानी से हम अपने मसले हल कर लेंगे, ये भी गलत है। लेकिन क्या हम ये मसले हल कर सकते हैं, ये ठीक है। जो मेन इशू है वो कश्मीर, जिसकी वजह से ये इतनी हालात आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारी पार्टी के अंदर 3 एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और 3 एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स ने कॉन्फिडेंशली जो मुझे बातें बताई, जो मैं अभी आपके सामने नहीं कर सकता, वो ये थी कि ये मसला बड़ा करीब हल होने पे आ चुका था एक वक्त पे, यानी कि इसका एक हल बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स की वजह के तौर पे ये बड़े करीब आ चुके थे। तो यानी कि ये जो हम मसला समझते हैं कि हल हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है। लेकिन इससे अब आगे मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये, बदकिस्मती से स्टेट्समैन और एक ऑफिस होल्डर में फ़र्क क्या होता है। एक होता है प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह एक क्रिकेट टीम का एक कैप्टन होता है जिसको कोई जानता ही नहीं, और वही एक उसी टीम का उतनी पावर्स लेके कैप्टन होता है, उसका नाम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो उसी तरह प्राइम मिनिस्टर्स में कई होते हैं स्टेट्समैन, और जिससे मैं रिसेंटली नेल्सन मंडेला का नाम लेता हूँ कि वो जो दूर की सोच देखता है, वो अपनी ज़ात से हट के, ना उसको इलेक्शन की फ़िक्र होती है ना वोट्स की फ़िक्र होती है, वो अपनी लोगों के लिए एक ऐसी सोच देखता है जो वो आगे देखता है कि उसकी कौम की बेहतरी कैसे हो सकती है। इस वक्त जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लीडर जो आगे का सोच रही है, वो एक ही चीज़ सोचेगी कि कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान करीब आएँ, कैसे हम अपने मसले हल करें, कैसे हम एक ट्रस्ट के ऊपर, एक एतमाद के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड करें। अभी तक जो सबसे बड़ा मसला ये है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। तो ये जो नई रिलेशनशिप है, मैं सिर्फ ये आगे आपके सवाल का जवाब देता रहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब 21वीं सदी के अंदर एक नई सोच चाहिए। खौफ के ऊपर अब हम अपने फैसले ना करें। इमरान साहब, आपने कहा कि कश्मीर अहम मसला है, लेकिन हम मानते हैं कि आतंकवाद अहम मसला है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो तमाम लश्कर तैयबा के आतंकवादी ठिकाने जिनको अब तक नेस्तनाबूद नहीं किया गया है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान तैयार करता है कसब को, उन्हें भेजता है मुंबई में आतंक फैलाने के लिए। जब तक कि पाकिस्तान की सरकार और आपकी ISI इन टेररिस्ट कैंप्स को बंद नहीं करती, आपने विश्वास की बात की, ट्रस्ट की बात की, वो विश्वास कैसे बनेगा? देखिए, आज का मौजू आपका क्या है? छोड़ो पुरानी बातें, आगे का सोचो। अब जो भी पहले हुआ, क्योंकि मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूं ना, मैं तो आपको वो नए पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेता हूं। इंशाल्लाह जो भी हम आपसे बात करेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि उसके ऊपर हम पूरा खड़ा होंगे। यानी हम कोई आपको ये कभी हमारे से एतराज़ नहीं होगा कि इन्होंने ये कहा और नहीं किया। इंशाल्लाह जब हम आपको कहेंगे कि पाकिस्तान की ज़मीन से किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं होगी, वो फिर नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अगर वायदों को हम देखते हैं, तो आपने कहा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो उसके 90 दिन के भीतर, 90 डेज़ के अंदर आप आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान के भीतर, उस पर आप काबू पा लेंगे। तो कैसे किया जाएगा ये? कैसे आप आतंकवाद पे काबू पाएंगे 3 महीने के अंदर? इतनी मुश्किल हिंदी इस्तेमाल, आपका मतलब कि दहशतगर्दी को आप कह रहे हैं कि 90 डेज में आप खत्म कर देंगे। इसका क्या हमने नाम क्या था? आतंकवाद। अच्छा, देखें, ये जरा आप सबके लिए समझना है मसला क्या है इस वक्त, क्यों पाकिस्तान जंग हार रहा है दहशतगर्दी की। दहशतगर्द जो मिलिटेंट्स हैं, ये कितने हैं? 20,000 हैं, 25,000 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 होंगे। पाकिस्तान की 6-7 लाख की फ़ौज है, वो क्यों नहीं इसके ऊपर काबू पा सकी? क्यों अमेरिका की दुनिया की तारीख में ऐसी मिलिट्री मशीन आई नहीं जो आज अमेरिका के पास है? वो क्यों नहीं जीत सकते अफगानिस्तान में? एक वर्ड, जहाद। देखिए, जहाद का मतलब ये है कि जब लोग जहाद लड़ते हैं, मुसलमान जहाद लड़ता है,
तो वो फिर अपनी जान की कुर्बानी देने से डरता नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि वो अल्लाह के लिए लड़ रहा है और वो जन्नत में जाएगा। और वो फिर जो उसकी वजह से जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है खुदकुश हमला। खुदकुश हमले का कोई तोड़ नहीं है, ना अमेरिकन अभी तक उसका तोड़ निकाल सके हैं, ना पाकिस्तान की फ़ौज निकाल सकी। मैं शुरू से, अब मुझे 8.5 साल हो गए हैं, एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि इस जंग का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह से कहते हैं जी आप तालिबान के हमायती हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है कि ये फिनोमेना क्या है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने 20 साल पहले किताब लिखी थी अपने कबायली इलाके पे, जिसका नाम था वॉरियर रेस। वो किताब में मैंने अंग्रेज़ों की सारी तारीख बताई थी, जो 80 साल अंग्रेज़ इंटरेक्ट करता रहा कबायली इलाके से। अंग्रेज़ नहीं जीत सका, वहाँ सुपर पावर था अपने वक्त का, वो दलदल में फंसा हुआ था। आप हैरान होंगे कि वज़ीरिस्तान में ज़्यादा अंग्रेज़ फौजी मरे बनिस्बत सारे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए वो अल्लाह ने 2 मखलूक पैदा किए हैं, एक इंसान पैदा किए हैं, दूसरे पठान पैदा किए हैं, और ख़ास तौर पे वो वाले। ये जितना आप इनको मारेंगे ये और लड़ेंगे। मैं इसलिए इनको बताता जा रहा था ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आप बॉम्बिंग कर रहे हैं उनके गांव के ऊपर, आप आर्टिलरी चला रहे हैं, उनके बीवी बच्चे मार रहे हैं, वो चुप करके हाथ नहीं, वो जाके जिधर तालिबान थे ही नहीं, इस कोलैटरल डैमेज के 2 साल ने पाकिस्तान तालिबान प्रोड्यूस किया। हमारे पास तो तालिबान ही नहीं थे। तो हमने ये अहमकाना जो फैसला किया अपनी फौज भिजवाने के वज़ीरिस्तान, जो मैं रोकता रहा, मेरी पार्लियामेंट में तकरीर भी है इसके ऊपर, मैंने सारी तारीख कोट की। तो हुआ क्या है कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जहाद डिक्लेयर कर दिए। उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका की मर्सनरी फ़ौज है। क्योंकि वो अमेरिका की मर्सनरी फ़ौज है और ये कोलैबोरेटर्स हैं, इनके ख़िलाफ़ भी जहाद जायज़ है। जहाद की वजह से हमारे GHQ के ऊपर खुदकुश हमले हुए, हमारे नेवल बेस पे खुदकुश हमले हुए, हमारे एयर बेस पे खुदकुश हमले हुए। और ये खुदकुश हमला डेविस्टेटिंग होता है। इसको नहीं, इसका जब तक आप जहाद का नैरेटिव मिलिटेंट से नहीं लेंगे, ये जंग खत्म ही नहीं होनी और पाकिस्तान डूब जाएगा इस जंग में। इसलिए अब मैं हाल आपको बताता हूं। तो तहरीक इंसाफ कैसे इसके ऊपर काबू पाएगी? हम जब पहले दिन इंशाल्लाह जब स्वेरिंग इन होगी तहरीक इंसाफ की प्राइम मिनिस्टर की, तो पहले दिन अनाउंस करेगा कि हम अमेरिका की जंग से डिसंगेज कर रहे हैं। ना हम अमेरिकन एड चाहते हैं, ना हम ड्रोन अटैक्स चाहते हैं, क्योंकि ड्रोन्स भी उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जिनसे पाकिस्तानी फौज लड़ रही है। तो इसलिए वो नैरेटिव ये कहता है कि जी ये अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका की मर्सनरी फौज है। हम जब डिसंगेज करेंगे और फिर हम अनाउंस करेंगे जहाद खत्म, क्योंकि हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ रहे हैं। जिस वक्त जहाद खत्म हुई, हम जंग जीतेंगे कैसे? मैं क्यों कह रहा हूं 90 डेज में? क्योंकि मैं जानता हूं सारे कबायली इलाके को। मैं 1 लाख लोगों को वजीरिस्तान लेके गया, जर्नलिस्ट को लेके गया वजीरिस्तान के लोगों से मिलाने के लिए, जो सबसे ज्यादा लड़ने वाले हैं। उनको सिर्फ ये बताने के लिए लेके गया था कि जर्नलिस्ट जब उनसे पूछेंगे कि क्या अगर जहाद खत्म होगी आप अपने इलाके को वापस ले लेंगे? आपके पास, हमारे पास 8-9 लाख कबाइल के लड़ने वाले लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं। सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो सिर्फ 20-30 हज़ार हैं। तो सिंपल मैथ्स है कि जिस वक्त जहाद खत्म हुई, कबायली इलाके के लोग मुजाहिदीन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब जहाद आपने खत्म कर दी, अमेरिका की जंग नहीं है, वो ये हफ्ते के अंदर ये अपनी ज़मीन को वापस ले लेंगे। और हम जंग तब जीतेंगे जब कबायली इलाके के लोग हमारे साथ आएंगे। अगर हम उनको बमबारी करके, उनके औरतें बच्चे मार के उनको उधर धकेलते रहेंगे, तो ये जंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं जब कहता हूँ 90 डेज, मैं ये कहता हूँ कि डिसंगेज करके, जहाद का नैरेटिव ख़त्म करके हम बड़ी जल्दी जंग जीत जाएंगे। और फिर जो वेरियस सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उसके बाद पुलिस का निज़ाम ठीक करके, पुलिस को मजबूत करके, हम फिर डीवेपनाइजेशन करेंगे पाकिस्तान में, और किसी किस्म की मिलिशिया, आर्म्ड मिलिशियाज को अपने मुल्क में फंक्शन नहीं करने देंगे। अगर इमरान खान पॉलिटिक्स में और पावर में इसलिए आ रहा है कि उसने अपनी फैक्ट्रियां लगानी, अपने बैंक बैलेंसेस स्विस बैंक में पैसे रखने हैं, तो वो भी कुछ नहीं करेगा। वो अपने आप को पहले रखेगा और मुल्क को आगे बाद में रखेगा। लेकिन अगर हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे मिशन है, ये हमारी विजन है, और वो प्रायोरिटी लेगी, तो उसमें आपको यकीन दिलाता हूँ कि सब फॉलो करेंगे। मैं आपको फिर से मिसाल देना चाहता हूँ, तुर्की की जो मिसाल है, ये आप सब याद रखें कि तुर्की की फ़ौज ने वही किया जो पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान से किया।
लेकिन तुर्की के अंदर एक ऐसा लीडर आया जो स्टेट्समैन था, उसने उसी फौज को अपने काम पे लगा दिया जो है कि बॉर्डर्स को डिफेंड करना। और वही लीडर मॉरल अथॉरिटी की वजह से आज आप देख लें कि वो कहां से कहां तुर्की को ले गया और उसकी विजन है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास मॉरल अथॉरिटी इसलिए है कि लोगों को, सब आवाम को पता है कि ये अपने लिए नहीं पावर में आया, ये मुल्क बेहतरी में आया है। और आज तुर्की की जो ग्रोथ रेट है वो चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट है। तो इसलिए लोग उसके पास मॉरल अथॉरिटी है। देखिए, अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी मॉरल अथॉरिटी खो बैठती है तो फिजिकल अथॉरिटी फौज के पास होती है। ट्रस्ट बनाने का एक बहुत बेहतर तरीका ये होगा कि आप हफीज सईद के खिलाफ कार्रवाई करें। मुंबई का दहशतगर्द मास्टरमाइंड पाकिस्तान में खुला घूमता है, लाहौर में बयान देता है, हिंदुस्तान में खून खौलता है लोगों का। जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार इस दहशतगर्द को, इस मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ती। आप क्या करेंगे हफीज सईद? देखिए, मेरी बात सुनिए। ये आप कहें, अगर आपके कहने के ऊपर हाफिज सईद को पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप एक फ्रैंकनस्टाइन क्रिएट करेंगे और ज्यादा लोग, वो मार्टर बन जाएंगे। तो फ्रैंकनस्टाइन है। पहले मेरी बात सुने। देखिए, आपको कहना यह चाहिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हम सारे सबूत देंगे, जो भी हमारे पास सबूत हैं, और जो नया पाकिस्तान बनेगा आप कहेंगे हम वहां जाके केस लड़ेंगे सबूत देके अदालत में, और हम कन्विक्ट करवाएंगे उसको। देखिए, अगर आप ये करते हैं तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि सद्दाम हुसैन के और उसके उसामा बिन लादेन के केस में फ़र्क ये था कि सद्दाम हुसैन को एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए सज़ा दी गई, उसामा बिन लादेन को कत्ल किया गया। उसका फ़र्क यह है कि उसामा बिन लादेन कल्ट बन चुका है, और ये आप कल्ट नहीं बनाना चाहते, आप मार्टर्स नहीं क्रिएट करना चाहते। ये कहना कि चलें, अगर आप अगर समझते हैं, मैं तो बिलीव करता हूं कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी और अदालत के अंदर ही फैसला करे। नहीं, पर आपने कहा कि सबूत दीजिए। सबूत तो दिया जा चुका है पाकिस्तान की सरकार को, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इंशाल्लाह नए पाकिस्तान में अगर आप सबूत देंगे आप, और मैं ये भी आपको कह दूं, कोई पाकिस्तानी मैं नहीं जानता जिसने कंडेम नहीं किया जो मुंबई के अंदर हुआ। सारे पाकिस्तानियों ने अक्रॉस द बोर्ड कंडेम किया। मैं तो रिलीजियस दीनी जमातों की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी कंडेम किया। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि जिसने बेकसूर लोगों को मारा और हमने लाइव टीवी पे देखा, उनको सजा मिलनी चाहिए। पर ये तो एक मिनट बात सुने। देखें, ये कहना कि आज मैं आपके ऊपर क्वेश्चन पोज करता हूं, हम कहेंगे जी यहाँ कोई समझौता एक्सप्रेस कोई थी, उसमें कोई लोग मारे गए, कोई लोग मुलव्वस थे, हम कहेंगे जी उनको पकड़ के जेल में डाल दे। आप डाल देंगे उनको जेल में? आप नहीं डालेंगे। आप कहेंगे हमें सबूत दे, अदालत में आप केस करेंगे। तो जब आप में ट्रस्ट हो गया, दोनों हुकूमतों के बीच में ट्रस्ट हो गया, और हमने फैसला कर लिया कि हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल किसी टेररिस्ट को नहीं करने देंगे, तो उसके बाद हमारे इंटरेस्ट में होगा कि कन्विक्शन हो। नहीं, पर हफीज सईद तो अभी भी लाहौर में स्पीचेस देता है और वहां पे लोगों को कहता है कि जाओ हिंदुस्तान में लोगों को मारो। ये तो एक आतंकवादी है जो अभी भी लगातार टेररिज्म की बातें करता है। ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, तो खुलेआम हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में नहीं होगा ये, आप ये वादा कर रहे हैं? मैं आपको अपना वर्ड दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आगे जो आपने जाना है उसके अंदर ये नफरतों की या पॉलिटिक्स, ये नफरतों के ऊपर जो कैश इन करते हैं लोग, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मैं इतना जानता हूं कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जब आपको एक वादा करेगी कि हमारी ज़मीन से कोई मिलिटेंसी नहीं होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे पाकिस्तान में। देखें, पाकिस्तान में एक रियलाइजेशन आ गई, ये नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। इस पाकिस्तान में लोगों को ये खौफ आ गया है कि अगर हमने अपना तर्ज हुकूमत ना बदला, अपना गवर्नेंस सिस्टम ना बदला, पाकिस्तान को ऐसा ना चलाया जैसे कभी अभी तक नहीं चलाया, तो आगे हमें एक बहुत खौफनाक दौर नज़र आ रहा है, केओस नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से तो लोग तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लोग वो बाकी सारी जमातों से डिसल्यूजन होके वो एक नया पाकिस्तान देखना चाहते हैं। इसलिए मैं अब आपको सम अप ये करता हूँ कि हमने ये फैसला किया है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की। हमारी टॉप प्रायोरिटी है गुर्बत ख़त्म करने की। हम चाइना की तरफ क्यों देखते हैं कि चाइना दुनिया की तारीख में एक मुल्क ने 20 सालों के अंदर 40 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल के ऊपर ले गए। ये अब पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये है कि हम अपनी गुर्बत ख़त्म करें, अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करें, ह्यूमन डेवलपमेंट करें, लोगों को तालीम दें। वो हम नहीं दे सकते अगर हमने सारा पैसा हथियारों पे खर्च करना है और ये
आर्म्स रेस पे खर्च करना है। तो जो नया दौर हम देख रहे हैं उसमें ना हम मिलिटेंसी देख रहे हैं, ना मिलिट्री एक्शंस देख रहे हैं। हिंदुस्तान से हम चाहते हैं कि बिल्कुल हमारी वो रिलेशनशिप हो जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की है। इंशाल्लाह बॉर्डर्स भी खुल जाएं, वीज़े भी आपके आ जाएं, ट्रेड शुरू हो। मैंने वो बड़ा क्लोजली पढ़ी है जो नीतीश कुमार की बिहार के अंदर परफॉर्मेंस है। वो कैसे बिहार के अंदर चेंज ले आया, वो इसलिए लाया कि वो नीतीश कुमार खुद ईमानदार है, उसने भी ये वेबसाइट पे डाल दी। जब ऊपर आपसे ठीक हो जाते, चाइनीज प्रॉब्लम है, फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, आप ऊपर ठीक ले आए। और जिस तरह महातिर मोहम्मद ने कहा था, जो करप्शन है वो आपके मुल्क को फिर तंग नहीं करेगी। उसके बाद फिर चेक्स और बैलेंस ले आए, लोगों को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको सही लिवेबल वेज दें, ये तनख्वाहें वो दें जिनमें उनको गुजारा हो सके। अगर आप उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, पावर दे रहे हैं, तो फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करप्ट ना हो। तो उसके बाद बाकी स्ट्रक्चरल चेंजेस करें। लेकिन जो आपकी मेन 70-60% करप्शन जो तंग करती है वो सिर्फ ऊपर की करप्शन करती है। मैं सिर्फ आखिर में अपने हम शौकत खानम की मिसाल दे दूँ, उसका 4 अरब 5 अरब रुपए का उसका बजट है। वाहिद पाकिस्तान में हॉस्पिटल है, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, बता दें उसमें कोई करप्शन निकाल दें। नहीं है करप्शन, करप्शन फ्री है। वो इस वजह यह है कि ऊपर की जो सारी हमने जो लीडरशिप रखी है, पहले तो हमने उनको ईमानदार ले आए, उनकी इंटेग्रिटी को नंबर 1 रखा। उसके बाद हमने सब कुछ कंप्यूटराइज कर दिया। जितना आप अपनी गवर्नमेंट को ई गवर्नमेंट की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर रिश्वत नहीं मांगता, आप जब जितने इंसानों का कांटेक्ट आप कम कर दें, आपकी जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज हैं इनको जितना भी आप कंप्यूटराइज कर दें, तो आप देखेंगे करप्शन के ऊपर आप काबू पा सकते हैं। लेकिन वो ऊपर से शुरू होती है।